आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 8 किसान जमींदार और राज। इसमें हम किसी समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लगभग 16 और 17वीं सदी के बारे में समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कृषि समाज में महिलाएं। अब कृषि समाज क्या होता है, मतलब एक प्रकार का समाज होता है जहाँ पर कृषि की जाती है, किसान लोग रहते हैं। तो वहाँ पर जो महिलाओं का कार्य क्या था किसान के प्रति, वह रहने वाला है। तो जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिला खास किस्म की भूमिका अदा करते थे। जिस संदर्भ में हम बता रहे हैं कि महिलाएं मर्द कंधे से कंधा मिलाकर एक खेती में काम करती थी। मर्द खेत जोतते थे तो वह हल चलाते थे और महिला बुआई निराई कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बनी थी। मतलब क्या था, किसी समाज में महिला इस प्रकार से थी कि पुरुष अगर खेत जोतते थे तो महिला कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। महिला जो कि बुआई निराई कटाई आदि का कार्य करती थी। स्वाभाविक तौर पर है, जैसे लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क घर के लिए महिलाओं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। ऐसा था कि बाहर जो कि महिलाएं काम करती थी उस पुरुष भी साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन घर में महिलाओं का कार्य होता था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में पूर्वग्रह बनी रही। मसलन पश्चिमी भारत में ज्वाला महिलाओं को हल या कुम्भकार का चौक छूने की इजाज़त नहीं थी। तो उस समय प्रचलन था कि महिलाओं को हल या कुम्भकार चौक छूने की जो कि इजाज़त नहीं हुआ करती थी, केवल मर्द ही छू सकते थे। इस तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाओं पान के बंगाल में नहीं घुस सकती थी। अब जो सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी के साफ करने वाली जो कि गूंथने और कपड़ों का पर चढ़ाई करने जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन, ऐसे पहलू जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थी। अब सूत कताने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन ऐसे फालतू थे जो कि महिलाओं के श्रम पर ही निर्भर थी। मतलब महिलाएं ये कार्य करती थी। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थीं बल्कि न्यू शक्तियों के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी जाती थी। मतलब एक दूसरे के घर में जाती थी झाड़ू बर्तन करने के लिए और कार्य करती थी, और बाजार में भी जाकर कार्य करती थी। क्योंकि समाज श्रम पर निर्भर था और इसीलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। उस समय जो कि मृत्यु दर ज़्यादा हुआ करती थी महिलाओं के अंदर। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संप्रदाय समूहों से बहुत अलग थी। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, ना कि दहेज की। तो उस समय जो कि दुल्हन की कीमत लगाई जाती थी और अदा करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी, ना कि दहेज की। उस समय दहेज नहीं मिलता था। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानून शादी कर सकती थी। मतलब वहाँ की महिलाएं थी तलाकशुदा और महिलाएं विधवाएं भी शादी कर सकती थी। और महिलाओं की प्रसजन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस समय पर काबू होने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा प्रायोजित काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर भी महिलाओं को भयानक दंड दिया जाता था। अगर कोई गलती करता है तो उसको भयानक दंड दिया जाता था उस समय। अब वैसे ही हम देख लें, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि पश्चिम भारत के इलाकों से मिले दस्तावेज में ऐसी दस्तखात मिली है कि जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजों की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भी भेजा है कि पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं, या फिर गृहस्थी के मर्द पर ये आरोप लगाती हैं कि पत्नी और बच्चों को
अनदेखा करते हैं। मतलब जो भी मर्द होते हैं तो पत्नी अपने पति पर उसकी गलत अनदेखी लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं कि यह हमारे बच्चों की देखभाल नहीं करता है। तो इस प्रकार मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि पश्चिमी के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। और ज़्यादातर जब महिला पंचायतों को दस्तखत देती हैं तो नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दस्तख्त जो कि करने वाली हवला गृहस्थी के मर्द मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में ही दिया जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ की जो महिलाओं का कार्य हुआ करता था, दंड भी मिलता था। कोई महिला गलती करे या पुरुष गलती करे तो उस प्रकार से वहाँ की पंचायत द्वारा उसको दंडित कर दिया जाता था। अगला टॉपिक है जंगल और कबीले। अब जंगल क्या थे, मतलब जंगल में कई सारे लोग मिलकर रहने लगे और एक कबीला टाइप का बन गया, समूह बन गया, तो वहाँ कबीला कहलाता था। तो जंगल में कई सारे कबीले हुआ करते थे, उनके बारे में। तो बसे हुए गाँव के परे, मतलब जो गाँव छोड़कर जंगल में बसने लगे तो उन्हें कबीले कहते हैं। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियाँ खरबंदी से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्व भारत, मध्य उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समय स्रोतों में मिली जानकारी के आधार पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब 40% थी। मतलब 40% में जो कि जंगल फैला हुआ था। सामयिक रचना जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का जो कि इस्तेमाल करती थी, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलन अर्थ नहीं है कि उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादनों, शिकार, स्थानीय खेती से होता था। एक काम मौसम के मुताबिक हुआ करती थी। मतलब उनका कोई ऐसा था जैसे या कोई सभ्यता नहीं थी। मतलब उनका नाम कार्य करने का तरीका और जंगल में रहने का, इसलिए उन्हें जो कि जंगली कहा जाता था। उदाहरण के तौर पर जैसे भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पादन इकट्ठे किए जाते, गर्मियों में मछली पकड़ना जाती, मानसून के महीनों में खेती की जाती थी और शरद व जड़ों में महीनों में शिकार किया जाता था। इसी प्रकार से जो कि मानव कहते थे, जिस प्रकार वे जंगली कहलाते थे, जो कि मौसम अनुसार ये लोग ऐसे थे। यह सिलसिला लगातार गतिशील की बुनियादी पर खड़ा रहा था और यह बुनियादी को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत हुआ करती थी। जगह जगह मौसम अनुसार घूमते फिरते रहना, शिकार करना और अपना जीवन यापन करना, जो कि इस समय के जो कबीलों की और जंगल में रहने वाले लोगों की जो कि खासियत हुआ करती थी। जहाँ तक यह सवाल है कि उसके लिए जंगल उल्टे फेरे वाला इलाका था, बदमोशी को शरण देने वाला अट्ठा मसाब, यह एक बार फिर भी हम बाबर की ओर इशारा करते हैं कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोह हो जाते थे और कर अदा करने से भी मुकर जाती थी। अब मतलब यह बताया गया है कि जंगल एक ऐसा सुरक्षा कवच हुआ करता था जो कि बाबर के समय पर कि कोई भी आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर सकता था और छुपने का अच्छा जगह था। ठीक है। अब जंगल और घुसपैठ क्या है। जंगल में घुसपैठ, जैसे जंगल में कोई बाहर के व्यक्ति आए और वहाँ पर घुसपैठ करने लगे, बसने लगी, तो जंगल में बाहरी ताकतों कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हथियारों की ज़रूरत होती थी, इसीलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल हुआ करती थी। अब घुसपैठ आए तो जंगल से हाथी माथी को ले लिया, तो इस प्रकार से जो कि जंगल में घुसपैठ होता था। अब मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीब और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था कि शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम से भी बादशाह अपनी विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौर करता था। मतलब शिकार के लिए बादशाह बहुत कुछ करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समायक्त और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के लिए चित्र शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटे से छोटा एक
दृश्य डाल देता था जो कि सद्भावपूर्ण शासक का संकेत देता था। मतलब कोई राजा है, शिकार कर लिया उसने, शिकार करने के बाद उसका चित्र जो कि छपवा दिया। तो इस प्रकार से वहाँ के जो राजा हुआ करते थे।